नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा। आज के इस वीडियो में हम लोग सी के कंडीशनल स्टेटमेंट्स पार्ट 2 बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे प्रोग्रामिंग के रूप में हम लोग नेस्टिंग एंड लैडर के नाम से जानते हैं। हर प्रोग्रामर्स ये ऑलरेडी नाम सुन रखे हैं, इससे फैमिलियर रहते हैं कि नेस्टिंग ऑफ इफ करना, लैडर ऑफ इफ एल्स करना। तो ये चीज़ें हम लोग प्रोग्रामिंग के दौरान लॉजिक क्रिएशन में हमें बहुत ज़्यादा यूज करना होता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लॉजिक्स को क्रिएट करने में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नेस्टिंग का, लैडर का यूज हमें मोस्ट कॉमनली करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के नेस्टिंग और लैडर फॉर्मेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 होगा कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। पार्ट 1 में हमने इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, पार्ट 1 को भी जरूर वॉच करें, ताकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हर कॉन्सेप्ट को आपको बहुत आसानी से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज नेस्टिंग एंड लैडर, नेस्टिंग और लैडर ऑफ इफ और इफ एल्स। तो जैसा कि आप समझते हैं, इफ भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। एक और चीज आप हमेशा समझ के रखें, एक प्रोग्राम के अंदर आप कितने इफ लगा सकते हैं या आप कितने इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। ये बहुत बार हमारे प्रॉब्लम के अंदर हमें ये बहुत बार सोचने को आता है, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम एक प्रोग्राम में कितने इफ लगाएं, एक प्रोग्राम के अंदर कितने इफ एल्स लगाएं। तो इसका जवाब होगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें एक प्रोग्राम में कितने इफ यूज करने चाहिए या इफ एल्स यूज करने चाहिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने इफ की जरूरत है, कितने इफ एल्स की जरूरत है। लेकिन अगर आप अलग अलग इफ यूज करते हैं, एक इफ आपने यूज किया या एक इफ एल्स आपने यूज किया, उसका ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया, उसका काम कंप्लीट। ओपनिंग क्लोजिंग के बाद दूसरा इफ लगाया, तीसरा इफ लगाया, चौथा इफ लगाया या इफ एल्स लगाया, तो ये सिंगल इफ और सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट ही कहलाएगा। ओके। लेकिन नेस्टिंग करना और लैडर करना, ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। कब नेस्टिंग कहेंगे, कब लैडर कहेंगे, इन चीजों को अगर हम समझें तो नेस्टिंग का मतलब होता है यूजिंग ऑफ वन इफ विद इन अनदर इफ। देखिए, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में एक स्टेटमेंट लिखा कि यूजिंग ऑफ वन इफ विद इन अनदर इफ, और यू कैन से यूजिंग ऑफ वन इफ एल्स विद इन अनदर इफ एल्स इज कॉल्ड एज नेस्टिंग। तो विद इन का मतलब ये हुआ कि जैसे सिंटैक्स को डिस्कशन करें हम आपके साथ, एक इफ आपने लगाया, इफ कंडीशन दिया, इसका बॉडी ओपन किया, इसके अंदर स्टेटमेंट्स हमने लिखा जितना जरूरत है, इसमें किसी दूसरे इफ का हमने यूज कर दिया, तो इसे हम लोग कहेंगे वन इफ विद इन अनदर इफ, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ इफ। इसके अंदर भी तीसरा इफ हो सकता है, उसके अंदर चौथा हो सकता है, या इस इफ के बॉडी में एक इफ लगाया और दूसरा इफ भी हो सकता है। ये सभी नेस्टिंग ऑफ इफ के अंदर आएंगे। या इफ एल्स के फॉर्मेट को हम लोग अगर समझें, इफ कंडीशन, इसके अंदर स्टेटमेंट्स, इफ कंडीशन, इसके अंदर स्टेटमेंट्स, इसका एल्स, इसका क्लोजिंग, इस इफ का ट्रू पार्ट क्लोज, इसका एल्स स्टार्ट। ये देखिए, मैं जब भी बोर्ड पर या ऑन पेपर
ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर या सिंटैक्स लिखता हूं, आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट्स को हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। ये एज अ प्रोग्रामर हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखें, एक हमारे अपने प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग लिखें। इससे क्या होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने में प्रोग्रामर को बहुत सुविधा होता है। आप एज ए प्रोग्रामर बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स के फॉर्मेट को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। किस तरीके का आइडेंटिफिकेशन, जैसे देखिए, अगर हमने ये इफ लिखा, इसका बॉडी यहाँ ओपन किया, मैंने थोड़ा सा अंदर जाकर के स्टेटमेंट दिखाया, इस इफ का यहाँ ओपनिंग है, यहाँ क्लोजिंग है। किसी भी इफ का एल्स उसके ट्रू पार्ट के क्लोज होने के तुरंत बाद होना चाहिए। तो यानी ये एल्स अगर हमने लिखा तो ऑब्वियसली कंपाइलर इस एल्स को इस इफ का पार्ट मानेगा, यानी ये एल्स इसका हुआ इफ एल्स। ओके, तो हम लोग इसका अगर मैपिंग करें, दिखाएं कि इस इफ का एल्स ये है, क्योंकि ये एल्स इस ट्रू पार्ट के क्लोजिंग के बाद है, फिर इसका ओपनिंग हुआ, इसका क्लोजिंग हुआ, और इस क्लोजिंग के बाद ये क्लोजिंग मैंने दिखाया। तो मैंने फॉर्मेट्स को मेंटेन किया कि यहाँ ओपन है इसका है, यहाँ क्लोजिंग इसका है। ये प्रोग्रामर के रूप में हमें देखने में अच्छा लगता है, कंपाइलर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप एक ही लाइन में सारा कोडिंग कर दीजिए, कंपाइलर को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने पे खुद कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी को, कोड कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग प्रोग्राम लिखने का एक स्ट्रक्चर्ड मैनर फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है। मैपिंग करना, इससे हमें डिबगिंग करना, अगर सपोज प्रोग्राम लिखने में कोई कर्ली ब्रेस छूट गया है, ओपन करना, क्लोज करना, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना हमें बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ इसका क्लोजिंग हुआ तो ऑब्वियसली ये एल्स इस इफ का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इफ, ये एल्स, और ये इफ, ये एल्स। ओके, तो अब हम लोग यहाँ देखें इसमें नेस्टिंग कहाँ है, तो इस इफ एल्स के ट्रू पार्ट में अनदर इफ एल्स का नेस्टिंग है। आप इस एक और भी इफ एल्स पार्ट के अंदर डाल सकते थे। तो बॉडी चाहे ट्रू पार्ट में हो या फॉल्स पार्ट में हो, बॉडी के अंदर अगर दूसरे इफ का यूज हो रहा है तो ये हमेशा नेस्टिंग ऑफ इफ कहलाएगा। ओके, तो ये हमारा नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कंपाइलर देता है। नेस्टिंग में एग्जीक्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंपाइलर कंट्रोल करता है, तो देखिए, चूंकि हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज टॉप टू बॉटम अप्रोच में होगा। तो प्रोग्राम ऊपर से चूंकि कंपाइलर आ रहा है तो यहां पर सबसे पहले आएगा, ऑब्वियसली आउटर इफ का कंडीशन पहले चेक होगा। तो अगर हम इस चीज को इंटरप्रेट करें, ड्राई रन करें, तो सबसे पहले इस इफ का कंडीशन चेक हुआ। अगर इस इफ का कंडीशन ही फॉल्स मिल गया तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू रूल, हमने कल डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि इफ का कंडीशन फॉल्स होने पर उसका पूरा का पूरा बॉडी इग्नोर हो जाता है। तो अगर ये इफ का कंडीशन फॉल्स मिल गया तो इसका बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा बॉडी ही इग्नोर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस इफ का कंडीशन चेक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉइंटर इसके अंदर तो आया ही नहीं। तो इसीलिए इस इफ का कंडीशन ट्रू होने पर ही पॉइंटर इसके बॉडी में आएगा और तब इसके अंदर के स्टेटमेंट्स को रन कराते हुए इस इफ तक पहुंचेगा। इसलिए नेस्टिंग आप अगर कर रहे हैं, आपका क्या लॉजिक है, आपका क्या डिमांड है प्रोग्राम का, इस हिसाब से आपको ये सोचना होता है। ओके, यहां अगर हम लोग डिस्कस करें कि इस इफ का अगर कंडीशन फॉल्स है तो अकॉर्डिंग टू रूल इफ डायरेक्ट फॉल्स होने पर डायरेक्ट एल्स पार्ट में पॉइंटर को भेज देता है। तो यहां से पॉइंटर सीधा यहां आ जाएगा। यहां आने का मतलब कि ये पार्ट काम करेगा, लेकिन इस इफ एल्स का कोई पार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ना इस इफ का तो कंडीशन चेक ही नहीं हुआ, और जब चेक ही नहीं हुआ तो ना ट्रू पार्ट काम करेगा ना फॉल्स पार्ट काम करेगा। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो इसका ये पूरा ट्रू पार्ट इग्नोर हो गया। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पॉइंटर इसके बॉडी में आएगा, इसके अंदर के स्टेटमेंट्स को रन कराएगा, फिर इस इफ का कंडीशन चेक करेगा।
इसका भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट, फॉल्स हुआ तो फॉल्स पार्ट। इस तरीके से नेस्टिंग ऑफ इफ का एग्जीक्यूशन होता है। और एक बात, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना, इसका कोई लेवल नहीं है कि नेस्टिंग हम कितने इफ का एक दूसरे में कर सकते हैं, कितने लेवल तक हम इनको नेस्टिंग में ले जा सकते हैं। इन चीजों का कोई थ्योरेटिकल रूल्स नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से जितनी भी जरूरतें हैं हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये नेस्टिंग कहलाएगा। उसके बाद जैसा कि हम लोग दो टॉपिक का यहाँ नाम लिख रखा है हमने, लैडर, सेकेंड इज लैडर। लैडर का जरूरत कब होता है और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो लैडर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो आप ऐसा सिचुएशन समझ सकते हैं कि कभी कभी आपने इफ एल्स मान लिया, सपोज लिख दिया इफ एल्स, लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है प्रोग्राम का कि कंडीशन फॉल्स होने पे पॉइंटर इफ के एल्स पार्ट में आ गया, लेकिन एल्स पार्ट में आने पर भी हमें ये डिमांड है, हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हम चाहते हैं एल्स पार्ट के अंदर आने पे एल्स पार्ट डायरेक्ट रन ना करे, डायरेक्ट काम ना करे, एल्स पार्ट में भी कंडीशन को जोड़ा जाए और वो कंडीशन ट्रू हो तभी उसका पार्ट काम करे, अदरवाइज काम न करे। तो इफ का एल्स पार्ट में अगर कंडीशन लगाने का जरूरत है तब हमें एल्स के साथ इफ जोड़ना होता है। एल्स के साथ डायरेक्ट कंडीशन हम नहीं लगा सकते, उस केस में एक चेन क्रिएट करना होता है इफ का एल्स, इफ एल्स के साथ इफ उसी लाइन में, तो एक चेन बनता है इफ का एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लैडर ऑफ इफ या इफ एल्स कहते हैं। जैसा कि हम लोग इसे कह सकते हैं एक लाइन में एसोसिएशन ऑफ कंडीशन विथ एल्स part, okay, will create a chain of if, else if, else if dot 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 dot। इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड लैडर। ओके, हमने आपके लिए एक सिंटैक्स डेफिनेशन हमने लिखा है। सिंटैक्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं इफ का कंडीशन, इसका ट्रू पार्ट, इसका फॉल्स पार्ट एल्स, और एल्स के साथ यहां पर इफ लग गया, इसी लाइन में एल्स के बाद इफ और फिर कंडीशन। फिर इस इफ का भी एल्स हो सकता है, हम इसके साथ भी इफ लगा सकते हैं, और इस इफ का भी एल्स हो सकता है, इस इफ का भी एल्स हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ये फॉर्मेट्स भी कहां तक जाएंगे ये भी हमें सोचने होते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि इस इफ का एल्स हुआ, एल्स के साथ इफ लगा, इस इफ का एल्स हुआ, एल्स के साथ इफ लगा, इस इफ का भी एल्स हो सकता है, और उस एल्स के साथ जरूरत है कि इफ लगाने का तो लगा भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। तो ये ब्लॉक्स कितने बनेंगे ये हम लोग खुद से डिसाइड करेंगे प्रोग्राम के सिचुएशन के हिसाब से। अब हम अगर इसके एग्जीक्यूशन को समझें, यहां भी बॉडी बहुत सारे हैं लेकिन काम कोई एक ही पार्ट करेगा एक बार में। क्यों? क्योंकि आप इसको ड्राई रन करें, आप देखें इसके एग्जीक्यूशन को, तो पॉइंट कंपाइलर पहले आएगा इस इफ के पास, कंडीशन चेक करेगा, अगर इस इफ का कंडीशन ट्रू मिला, ऑब्वियसली इसका ट्रू पार्ट ये है, ट्रू पार्ट काम कर जाएगा, और जब ट्रू पार्ट काम कर जाएगा तो नीचे का सारा पार्ट इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि एक बार में कोई एक ही पार्ट काम करता है। तो ये पार्ट काम किया तो नीचे का सभी इग्नोर,
अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये पॉइंटर को अपने फॉल्स पार्ट में भेजेगा, इसका फॉल्स पार्ट ये हुआ। लेकिन अब ये फॉल्स पार्ट डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि इस एल्स के साथ भी इफ लगा हुआ है कंडीशन लेकर। तो इस इफ के का भी कंडीशन चेक होगा और इसके ट्रू होने पर इस इफ का ट्रू पार्ट ये हो गया, यानी जो इस इफ का फॉल्स पार्ट है वो इस इफ के लिए ट्रू पार्ट हो गया। तो कंडीशन ट्रू होने पर इसका ये पार्ट काम करेगा, फॉल्स होने पर ये भी कंपाइलर को अपने फॉल्स पार्ट में भेजेगा, यहां आएगा पॉइंटर, इसमें कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होने पर ये पार्ट काम करेगा, नहीं ट्रू होने पर इसका भी फॉल्स पार्ट होता, वहां जाता और इस तरीके से इसका रनिंग कंट्रोल होगा। तो इसका मतलब ये है कि लैडर में भी आप डिफरेंट पोर्शंस क्रिएट करते हैं, लेकिन वो पोर्शंस एग्जीक्यूट एक बार में एक ही होता है। ओके, तो नेस्टिंग एंड लैडर के ऊपर में फॉर्मेट्स का डिस्कशन अगर हमने किया तो इस तरीके से सिंटैक्स को आप समझ सकते हैं। हम अपने मटेरियल में नोट्स में नेस्टिंग और लैडर के ऊपर प्रोग्राम का भी डिमॉन्स्ट्रेशन करके भेजेंगे। हम अपने सभी व्यूअर्स से आग्रह करेंगे कि हमारे मटेरियल को फॉलो अप करें, उसके अंदर प्रोग्राम लिखे रहते हैं, हर टॉपिक के ऊपर में प्रोग्राम और एग्जाम्पल्स का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है। आप प्रोग्राम को चेक करें, रन कराएं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको नेस्टिंग और लैडर के ऊपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हमारा ये वीडियो बहुत मदद करेगा और इसे आप एंजॉय करें, हमारे वीडियो को वॉच करें। जो भी सब्सक्राइबर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। और प्रैक्टिस करते रहें, प्रोग्राम को एंजॉय करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।